चलो ठीक है, और भाई डिस्कस करते हैं। भाई पेपर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज 28 जून शिफ्ट 1। चलो भाई, ये कंपैरेटिवली मेरे को थोड़ा ज्यादा इजी लग रहा है। भाई पहला क्वेश्चन, अ मैन ऑफ मास 60 kg की हमें बोला हुआ है कि यार एक मैन है और इसका हमें मास गिवन है दैट इज 60 kg। ये किसी एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसको जैसे सपोज वी एम कह देता हूँ, ये किसी एक वेलोसिटी से मूव कर रहा सर है एंड, हाँ बोलो। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? ओके, अच्छा हाँ, ठीक है। चलो, अब ठीक है। यस यस सर। चलो डन। तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन 28 जून की शिफ्ट का कर रहे हैं, शिफ्ट 1। कि अ मैन ऑफ मास 60 kg कम्स विद वेलोसिटी v, ये वेलोसिटी v दे रखी है, जंप्स इनटू अ कार ऑफ मास। कि भैया ये जंप कर रहा है एक कार में और कार का मास गिवन है 120 kg एट रेस्ट। तो मतलब कार की वेलोसिटी तो हमें गिवन है 0। तो जब पर्सन कार में जंप कर रहा है, इनकी कंबाइंड वेलोसिटी हमें गिवन है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। बस ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके बेसिस पे तुम्हें बताना है व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ द मैन। क्वेश्चन क्लियर है? कि पर्सन किसी एक वेलोसिटी से आया, कार में जंप किया, तो इन दोनों की एक कंबाइंड वेलोसिटी आएगी। कंबाइंड वेलोसिटी गिवन है 2, हमें फाइंड करना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन। ऑप्शंस 2 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, काव्य बिल्कुल सही है, 8 मीटर पर सेकेंड, और लास्ट दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। भाई डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो? यस सर। चलो ठीक है। तो यार ये बिल्कुल बस सिंपल क्वेश्चन है, एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके 9th क्लास का क्वेश्चन बन गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से सीधे सीधे आप लिखो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू, कॉमन वेलोसिटी है, कंबाइंड मास है, तो ये हो जाएगा। भाई हमें मास ऑफ द पर्सन 60, इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, कार रेस्ट पे थी तो 0, इनका टोटल मास हो जाएगा 180 और कंबाइंड वेलोसिटी गिवन है 2। तो बस यार अब वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो 180 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 60। तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन बी। भाई चेक करके बताओ किसी को कोई दिक्कत इसमें? हाँ सर। चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें तो मेरे को ज्यादातर सारे क्वेश्चन इजी इजी से ही कुछ दिख रहे हैं। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक मीटर ब्रिज दे रखा है और डायग्राम कुछ इस तरीके से है मीटर ब्रिज का। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ए, ये एंड पॉइंट बी। यहाँ पे दी लेफ्ट आर्म में हमारे पास एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 5 ओम्स का, यहाँ राइट आर्म में एक अननोन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आर। और हमें बोला हुआ है कि बैलेंसिंग पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पे है, और इसकी लेंथ हमें गिवन है 45 सेंटीमीटर। बस ये इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें वैल्यू बतानी है व्हाट इज द वैल्यू फॉर आर। ऑप्शंस 45/3, सेकेंड ऑप्शन 55/3, थर्ड ऑप्शन 35/3, एंड लास्ट ऑप्शन 25/3। चलो ट्राई टू कैलकुलेट। मीटर ब्रिज है, बैलेंसिंग लेंथ गिवन है, लेफ्ट आर्म का रेजिस्टेंस गिवन है, हमें राइट आर्म का रेजिस्टेंस का कैलकुलेट करना है। काव्य तो ऑप्शंस में ही नहीं है ना फिर, तुम्हारा मतलब ऑप्शन से अलग आ रहा है। यस सर। ठीक है,
चेक करते हैं। यार अगर ये लेंथ 45 सेंटीमीटर है तो मेरे को बताओ द रिमेनिंग लेंथ, एरिया आपका भी 55/9 आ रहा है। भैया चेक कर लेते हैं फिर तो रिमेनिंग ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, एनबी वाली, भाई 100 सेंटीमीटर होती है, तो ये हो जाएगी हमारे पास 55 सेंटीमीटर। अब ये होता है P, ये होता है Q, बेसिकली ये वाला हो जाएगा R, तो ये वाला S हो जाएगा, जैसे मर्जी मान लो। तो इस फिलहाल अननोन रेजिस्टेंस को अभी मैं R की जगह क्या डिनोट कर देता हूँ, S डिनोट कर देता हूँ। भैया मेरे को मतलब S की वैल्यू निकालनी है एक तरीके से। तो यार हमारे पास P की वैल्यू है 45, S की Q की वैल्यू है 55, P बाई क्यू मस्ट बी इक्वल्स टू R बाय S, और R की वैल्यू गिवन है 5 और हमें S की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो S की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 55 डिवाइडेड बाय 45। तो भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, आंसर मिसमैच हो रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 55/9। बिल्कुल सही कह रहे हो। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से चेक कर लेता हूँ, सारी वैल्यूज जो मैंने दी हैं वो सही दी है भाई, बिल्कुल यही गिवन है। ओके, क्वेश्चन में मतलब शायद से जो इधर गिवन है वो थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ये 5 नहीं 15 है, फिर आंसर आपका सही आ जाएगा। इसको 5 की जगह 15 कर लो यार प्लीज। ये तो 55 ही रहेगा, तो अब आंसर हमारा मैच कर जाएगा। अब बताओ कौन सा आंसर आएगा। B. तो अगर ये याद रखना ये एस है, तो यार अब की बार मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 55 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 45, तो अब आंसर आ गया 55/3। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Done, sir. डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के 3 वर्टेक्स पे चार्ज प्लेस्ड है, और हमें एक वर्टेक्स पे निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट डी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बतानी है। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट डी। यहाँ पे एक चार्ज प्लेस्ड है Q/2, यहाँ पे एक चार्ज प्लेस्ड है Q, और यहाँ पे एक चार्ज प्लेस्ड है Q/2। स्क्वायर की साइड की वैल्यू हमें गिवन है D। चलो फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट डी। ऑप्शंस दे देता हूं भाई, ऑप्शन से चेक करना। पहला ऑप्शन गिवन है √2 + 1 KQ² नहीं KQ डिवाइडेड बाय 2D²। ऑप्शन बी KQ डिवाइडेड बाय 2D²। ऑप्शन सी 2 + 1 इंटू KQ/2D²। और लास्ट ऑप्शन √2 KQ डिवाइडेड बाय 2D²। ठीक है काव्य। भाई डन, सबके आंसर्स बिल्कुल सही है। देखो इसमें आपको बेसिकली सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आप वेक्टर्स वाला यूज कर सकते हो। भाई Q/2 की वजह से फोर्स किधर लगेगा, इसके ऊपर, डी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आएगी Q/2 की वजह से। मतलब बेसिकली अगर मैं देखा जाए, इसको ए, इसको बी और इसको सी ले लूं, तो ये हमारा फोर्स सी की वजह से हो जाएगा। सिमिलरली एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, FAD। भैया ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास सेम आएगी। अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, √2 टाइम्स आएगा। तो मतलब मैं लिख सकता हूं इस रिजल्टेंट की वैल्यू कि भैया ये रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू √2 टाइम्स। तो √2 इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला K, Q चार्ज Q/2 है और डिस्टेंस का स्क्वायर।
अब फिर बस क्या होगा, ए की वजह से मतलब ये बी की वजह से और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, और बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो इसी की डायरेक्शन में आएगी। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बी डी, इसको ऐड कर देना है। तो यहां पे लिख रहा हूं, फाइनल ई नेट इज इक्वल्स टू ई बी डी प्लस आर। ई बी डी की वैल्यू चेक करो कितनी आएगी भैया, के क्यू डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना होगा डायगोनल वाला, डी रूट √2d। तो √2d का स्क्वायर करना है तो कितना हुआ, 2d स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू में के क्यू बाय कितना आया था ये 2 रूट और ये 2d स्क्वायर। भैया अब हमें साफ दिख रहा है √2 + 1 कॉमन आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम चल रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। डायरेक्ट आंसर आ गया। चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछो इसमें भी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डन सर। डन, चलो बढ़िया। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कुछ टाइम पहले भी कराया था, कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है, और इस हॉलो सिलेंडर के ऊपर इसका रेडियस गिवन है, हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, इस पे एक यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रहा है। तो इसकी करेक्ट मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बताना है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। भैया आई रिपीट, हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, हमें उसके लिए करेक्ट ग्राफ प्लॉट करके बताना है कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस। और डिस्टेंस हम कहां से ले रहे हैं, सेंटर मतलब एक्सिस ऑफ द सिलेंडर से ले रहे हैं, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। एक मिनट, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। भैया पहला ग्राफ कुछ इस तरीके से गिवन है, दूसरा ग्राफ कुछ इस तरीके से, पहले भी ग्राफ पूरा कंप्लीट ड्रॉ नहीं किया, अभी कर रहा हूं, रुक जाओ। तीसरा ग्राफ इस तरीके से, एंड देन लास्ट वाला इस तरीके से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, इसमें गिवन है हमें कुछ डायग्राम इस तरीके से, ऑप्शन बी में गिवन है कुछ इस तरीके से, ऑप्शन सी में गिवन है इस तरीके से, एंड ऑप्शन डी में कुछ इस तरीके से। चलो भाई चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भाई वेरी गुड, ठीक है हर्ष, देखते हैं। डन। भैया तो आपको मतलब फॉर्मूलेज याद नहीं है, वापस से देख लो, डिफरेंस बिटवीन हॉलो सर एक सिलेंडर। ऑप्शंस करना पीछे। हाँ ऑप्शंस कर देता हूँ फिर से पीछे, ये लो। ओके सर। हम्म, भाई हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर के लिए मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले बता रहा हूं, चेक करो। भाई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हॉलो सिलेंडर जीरो, सरफेस पे होती है, कितनी होती है भैया, ये हमारा एक इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करता है, तो 2πr, बिकॉज इट विल एक्ट एज एन इनफाइनाइट वायर। और आउटसाइड पॉइंट पे कितना हो जाएगा, B इज इक्वल्स टू μ0I/2πr, मतलब अभी भी एक इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करेगा। तो मतलब दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। सॉलिड के केस में अंदर भी आती है मैग्नेटिक फील्ड, और अंदर भी आती है तो ये कितनी होती है अंदर की तरफ भैया, μ0I/2πr3। मतलब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सरफेस पे वो इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करने लग जाती है, और आउटसाइड पॉइंट पे भी वो एक इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करने लग जाती है। तो मेरे को बताओ भैया, इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो लिखा है मैंने हॉलो सिलेंडर के लिए, तो मतलब इनसाइड पॉइंट पे तो ग्राफ बनना ही नहीं चाहिए, 0 से R तक तो ग्राफ बनना ही नहीं चाहिए, तो ये भी गलत।
भैया ऑप्शन सी में और डी में से सही हो सकता है। और हमें यह भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। भैया इसके हिसाब से तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ये भी कट गया। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और इनसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू 0। सर जो आपने फॉर्मूले लिखे वो दिखाना। ये लो। उसमें सर सॉलिड सिलेंडर के इनसाइड में अपॉन आर स्क्वायर होता है। म्यू नॉट आई, हाँ ठीक है ठीक है, एरिया, हाँ ठीक है भैया, आर स्क्वायर। डन। भैया कंप्लीट हो गया है सबका? यस सर। चलो डन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कितनी बार मतलब बताया हुआ है, बस आपको सॉल्व करना है एक तरीके से। हमें आर वेक्टर गिवन है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस जे कैप, और ये वैल्यू हमें गिवन है मीटर्स में। और हमें वेलोसिटी वेक्टर भी गिवन है, वेलोसिटी वेक्टर इज 3j कैप माइनस के कैप, ये गिवन है मीटर पर सेकेंड में। हमें पार्टिकल का मास गिवन है, दैट इज 1 किलोग्राम्स। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमने एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकाला। एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ रहा है कुछ ना कुछ √x, न्यूटन मीटर पर सेकेंड इसका ऐसा यूनिट होता है। तो हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन रिपीट, आर वेक्टर गिवन है, वी वेक्टर गिवन है, मास गिवन है, एंगुलर मोमेंटम गिवन है √x, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस यहां लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 50, सेकंड ऑप्शन है 61, थर्ड ऑप्शन 110, एंड थर्ड ऑप्शन 91। काव्य ये तुम्हारा पेपर आया हुआ है या सॉल्व कर लिया तुमने, इसलिए फटाक आंसर दे दिया तुमने? सर आज ही किए हैं क्वेश्चन, इनमें से काफी। अच्छा ठीक है, तभी कहूँ बिगड़ ऐसे बिल्कुल इंस्टेंट क्वेश्चन लिखते ही आंसर दे रहे हो। बढ़िया। तो यार सबको पता होगा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस पी या फिर आई ओमेगा। भैया अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी से तो हमारा कोई लेना देना है नहीं, तो अभी हम बात कर रहे हैं आर और मोमेंटम की। तो ये हो जाएगा आर क्रॉस वी, और मोमेंटम का फॉर्मूला m × v, तो उस तरीके से हो गया। मतलब हमें इधर क्रॉस प्रोडक्ट करना है आर क्रॉस वी का। अब यार आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता ही होगा, मैट्रिक्स सर मैंने मेथड। बी क्रॉस आर कर दिया। वी क्रॉस आर कर दिया तो आंसर गलत आ जाएगा, मैंने आपको पहले ही बोला था। जब भी कोई चीज परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो रही हो, तो भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पहले आएगा, ये गलती मत कर देना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पहले आएगा। जैसे v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, तो आर क्रॉस ओमेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पहले लिखना है। टॉर्क हो कुछ भी हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पहले। तो सर आर बट वेक्टर, इसमें आंसर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा है? नहीं आंसर बिल्कुल अलग आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो, सिर्फ साइन की बात नहीं है हैरी, मैग्नीट्यूड भी अलग आएगा। कहीं भाई आप ये सोच रहे हो कि सर वी क्रॉस आर कर दें तो भैया आंसर अलग आ जाएगा, डायरेक्शन ही पूरी चेंज हो जाएगी। सर इस केस में यही आ रहा है, 133 आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं। तो आर वेक्टर गिवन था 3i कैप प्लस 1j कैप, के की वैल्यू 0 है। और वेलोसिटी वेक्टर कितना गिवन था, वेलोसिटी वेक्टर गिवन था 3j कैप और माइनस के कैप, और यहाँ पे 0। तो इसको सॉल्व करने के बाद बताओ ये वेक्टर कितना आ रहा है टोटल फाइनल। सर समझ गया, मेरी गलती। ठीक है, तो यार इसको अगर सॉल्व करोगे, क्या मेरे को सॉल्व करवाना है या मैं डायरेक्ट आंसर लिखूं इसका?
चलो सॉल्व कर देता हूं। जैसे सबसे पहले आई के लिए कैलकुलेट करोगे, हेमंत माइनस आई प्लस 3, भाई सही आ रहा है भैया। आई के लिए सॉल्व करोगे तो इन डाउनवर्ड्स माइनस अपवर्ड्स, तो डाउनवर्ड्स मल्टीप्लाई किया -1 -3, फिर क्या करूंगा, वो सॉरी -3 क्यों, जीरो आएगा, इसमें मैं हमेशा गलती कर देता हूँ, जीरो आएगा। जे के लिए पहले ही माइनस साइन लगा दो, डाउनवर्ड्स मल्टीप्लाई -3 माइनस अपवर्ड 0 प्लस के डाउनवर्ड्स मल्टीप्लाई माइनस अपवर्ड 0। तो भैया ये आ रहा है हमारे पास -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप। ये अभी वेक्टर आया है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो भैया मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला सबको पता होगा, √(x² + y² + z²। तो ये हो जाएगा √(1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 81 + 9 90 और +1, भैया √91। तो x की वैल्यू हो गई 91। करेक्ट ऑप्शन जो मेरे हिसाब से दैट इज ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी। चेक करो, कोई दिक्कत कोई समस्या इसमें? चलो नो बढ़िया सर। बढ़िया। तो यार देखो, अ, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये रोटेशन का एक ही क्वेश्चन चल रहा है अभी, ठीक है डन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेविटेशन का गिवन है। वो कह रहा है कि हमारे पास दो प्लैनेट्स हैं और दो प्लैनेट्स का टाइम पीरियड गिवन है। एक है प्लैनेट ए और प्लैनेट बी, और इन दोनों का टाइम पीरियड इस तरीके से है कि प्लैनेट ए का जो टाइम पीरियड है वो ट्वाइस ऑफ प्लैनेट 2 के टाइम पीरियड के बराबर है। तो क्वेश्चन इतना फुद्दू सा कि भैया हमें बताना है द रेशियो ऑफ देयर रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन, रेशियो ऑफ रेडियसेस ऑफ देयर रेवोल्यूशन, बेसिकली रेडियस ऑफ देयर ऑर्बिट्स का रेशियो, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ देयर ऑर्बिट्स। तो लॉ ऑफ पीरियड्स लगाना है। लॉ ऑफ पीरियड्स आपको कराया ही है, इस पे लास्ट बार भी कितने क्वेश्चन हमने किए ही थे। भैया ऑप्शंस चेक करके अपने आप आंसर बताना। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 2⁻1/3, सेकेंड ऑप्शन गिवन है 4⁻1/3, थर्ड ऑप्शन है 3⁻1/3 और लास्ट ऑप्शन है 6⁻1/3। चलो चेक करो। तो सबसे पहले तो मेरे को लॉ ऑफ पीरियड्स का फॉर्मूला याद दिलाओ। व्हाट इज द सर वो फॉर्मूला फॉर लॉ ऑफ पहले पीरियड? गलती से टाइप हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो डन। t² subtracted motion to r³ भाई वेरी गुड। t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। तो बेसिकली ये हो जाएगा TA/TB इज इक्वल्स टू RA/RB। RA/RB, एक मिनट रुको, अरे मेरी स्क्रीन को क्या हो जाता है। RA/RB, इसका आप कर दो क्यूब, इसका आप कर दो स्क्वेयर। तो TA/TB इसका रेशियो निकालूंगा तो कितना आएगा यहां से भैया, TA/TB इज इक्वल्स टू 2:1 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2:1 का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू रेडियस A बाय रेडियस B। तो यहां पे हम कर देंगे क्यूब रूट, क्यूब रूट। पहले स्क्वायर करो फिर क्यूब रूट करो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4, 4:1 और इस पे ⁻1/3। ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भैया? ऑप्शन बी मैच कर रहा है आपका, बिल्कुल। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग का है। चेक करो, मैं पहले असर्शन लिख लाऊं। assertion कह रहा है कि वर्क डन फॉर n मोल ऑफ गैस इन केस ऑफ adiabatic प्रोसेस इज इक्वल्स टू nRT2 minus T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। रिपीट कर रहा हूं, assertion क्या कह रहा है कि भैया n मोल ऑफ गैस है
और उसको हमने एडियाबैटिक प्रोसेस से लेके गए हैं, n मोल ऑफ गैस, और एडियाबैटिक प्रोसेस परफॉर्म किया है तो उसका वर्क डन होगा nRT2 - T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। और इसका रीजन क्या लिखा हुआ है? इसका रीजन लिखा हुआ है कि इफ वर्क इज डन ऑन गैस, इफ वर्क इज डन ऑन गैस, कि अगर आप गैस पे कभी भी कुछ काम परफॉर्म कर रहे हो तो टेम्परेचर विल डेफिनेटली इंक्रीज, टेम्परेचर विल इंक्रीज। आपको ऑप्शंस पता ही होते हैं, फिर भी लिख रहा हूं भैया। पहला ऑप्शन है कि दोनों ही करेक्ट है, ए और आर ट्रू है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एक दूसरे के, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकेंड ऑप्शन कि भैया ए और आर ट्रू हैं दोनों, लेकिन बस ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीजन इज नॉट करेक्ट। थर्ड, assertion is true and reason is false। एंड लास्ट कि भैया दोनों ही फॉल्स हैं। चलो चेक करो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। ठीक है, ठीक है काव्य, बिल्कुल। भाई बाकी और किसी का कुछ और आंसर है तो दे दो, फिर डिस्कस करते हैं। एक मिनट रुको। चलो डन, लेट्स डिस्कस भाई। भाई सबसे पहले एक काम करो, मेरे को जरा सारे प्रोसेस के वर्क डन बताओ क्या क्या होता है। जैसे वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। NR हाँ, log ln V2 upon V1। भाई वेरी गुड। 2.303 nRT ln V2 by V1। और अगर प्रेशर के टर्म्स में लिखना चाहोगे तो P1 by P2, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहां लिख देता हूं, प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इस केस में। सर सिमिलरली, हाँ बोलो। सर अगर 2.303 है तब लॉग आएगा। हाँ मतलब यार मेरे कहने का मतलब वही है, यहाँ पे ln log एक ही वो कर लेना उस हिसाब से। कि और वर्क डन बाय, क्या कहते हैं, क्या बोल रहा था तुमने, पूरा फ्लो ही तोड़ दिया। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस के केस में क्या होता है वर्क डन? भाई इस केस में तो डायरेक्टली P डेल्टा V होता है भैया, हाँ या ना, या NR डेल्टा T। वर्क डन इन आइसोकोरिक के केस में कितना होता है? 0। एडियाबैटिक के केस में बचा बस वो कितना होता है? भैया जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना एग्जैक्टली वही होता है, NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। या फिर आप इसको प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते थे, P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। 1 माइनस गामा करो या गामा माइनस 1 करो वो तो बात की बात है, लेकिन ये असर्शन ट्रू है एक तो पता चल गया। असर्शन ट्रू है तो भैया इसको तो पहले एलिमिनेट कर दो। अब मेजॉरिटी आप सबने क्या आंसर दिया है, आप लोगों के हिसाब से रीजन ट्रू है, बस किसी ने ए बोला है तो किसी ने बी बोला है, लेकिन आप सबके हिसाब से रीजन ट्रू है। तो मेरे को एक बात बताओ, सपोज आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में मैं वर्क डन कर रहा हूं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में टेम्परेचर क्या इंक्रीज हो जाएगा या कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा। तो यार आइसोथर्मल के केस में वर्क डन करोगे तो टेम्परेचर कहाँ इंक्रीज हो रहा है? बाकी हर एक केस में वर्क डन करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होगा।
आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक हर चीज में मान लिया, लेकिन आइसोथर्मल भी तो एक स्पेशल केस है जिसमें अगर आप वर्क डन परफॉर्म करते हो तो भैया आपका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है, वो पूरा का पूरा हमारा किस में चले जाता है, हीट एक्सचेंज वगैरह में चले जाता है। तो इसलिए याद रखना रीजन हमारा फॉल्स है। तो ए और बी भी कट गए, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। और इसका आंसर क्या होगा भैया, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब एसर्शन रीजनिंग के आया करे ना, मेरा सजेशन यही है, एसर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आया करें तो हमेशा एक सेकंड थॉट जरूर दिया करो, क्योंकि उसी में वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। जल्दबाजी मत दिखाना एसर्शन रीजनिंग में, हमेशा एक सेकंड थॉट देके ही आंसर मार्क करना, क्योंकि एसर्शन रीजनिंग का मतलब ही यही होता है कि वो ट्रिक करते हैं आपको हमेशा। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes. चलो डन। भाई ये वाला क्वेश्चन तो हमने जो टेस्ट सीरीज डिस्कस करते आ रहे थे, एक टेस्ट सीरीज में भी किया हुआ है ये हमने क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रिलेशन गिवन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, जहां पे आर रेडियस कांस्टेंट है, और बस इतना ही सब कुछ गिवन है कि आर इज रेडियस विच इज कांस्टेंट, रेडियस चेंज नहीं हो रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया हमें बताओ व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स, कि पावर कितनी डिलीवर्ड हो रही है बाय द फोर्स। ऑप्शंस है एम के स्क्वेयर आर स्क्वेयर टी, सेकेंड ऑप्शन एम स्क्वेयर के आर स्क्वेयर टी, थर्ड ऑप्शन एम के आर स्क्वेयर टी, और लास्ट ऑप्शन एम के आर टी। चलो ट्राई टू फाइंड आउट। ठीक है देखते हैं काव्य, बढ़िया। तो भाई आओ डिस्कस करते हैं। काफी बच्चों ने पता है क्या किया होता है एग्जाम में, वो डायरेक्टली लिख देते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। भैया ये सब रिलेशन कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। याद रखना फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन तो होता है, लेकिन वो कभी भी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नहीं होती, वो हमेशा कौन सी एक्सीलरेशन होती है, टेंजेंशियल। और फिर आप ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो सबसे पहले तो मेरे को टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आओ लेट्स चेक दी स्टेप्स। भैया सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर बाय आर वाले फॉर्मूले से सबसे पहले मैं निकालूंगा वेलोसिटी। तो चेक करो ये वेलोसिटी कितनी आ रही है। भैया वेलोसिटी का स्क्वायर आ रहा है के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, तो वेलोसिटी हो जाएगी के आर टी। अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकल सकती है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होती है डीवी बाई डी टी। तो इसको मैं अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के टर्म्स में, तो हमारे पास बस बचेगा के आर। पहले यहां तक का स्टेप्स चेक करो किस किस को डाउट है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तक। एक बार टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकल गया तो फिर आप फोर्स निकाल सकते हो, मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। मास को एम ही रहने दो, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज के आर, फोर्स तो निकल गया। इसको ऐसा चेंज कर देता हूं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। अब बस पावर कैलकुलेट करनी है, पावर का फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स अभी अभी हमने कैलकुलेट किया दैट इज एम के आर, और वेलोसिटी भी हमने कैलकुलेट करके रखी हुई है इक्वेशन 1 में, दैट इज के आर टी, के आर टी। तो हमें दिख रहा है कि एम के का स्क्वायर हो रहा है, आर का स्क्वायर हो रहा है, और टी एज इट इज है।
k का स्क्वायर r का स्क्वायर t एज इट इज, सो दैट इज ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। एक बार सारे स्टेप्स चेक करो, कोई डाउट है तो पूछो इसमें। भाई डन। Yes. चलो बढ़िया। ये क्वेश्चन तो टेस्ट सीरीज में भी आया हुआ था मेरे ख्याल से, जो हमने लास्ट या सेकंड लास्ट टेस्ट सीरीज जो डिस्कस करी थी उसमें। चलो नेक्स्ट। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे पास एक पेंडुलम है, ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको पता ही है, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री और इसको हमने रेस्ट पे से रिलीज किया है। तो इनिशियल वेलोसिटी है 0, रेस्ट पे से रिलीज किया है। पेंडुलम की लेंथ हमें गिवन है 250 सेंटीमीटर और एंगल 60 डिग्री गिवन है, बस यही गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, कि भैया मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करो इस पेंडुलम की। हमें एक चीज तो पता है, मैक्सिमम वेलोसिटी एसएचएम या ऑसिलेशन में कहां होती है, उसकी मीन पोजीशन पे। तो जब ये पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा भैया, याद रखना तब जाके वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो आपको ये मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है। ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 5 मीटर पर सेकेंड एंड ऑप्शन डी दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। चलो भाई ट्राई टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पैटर्न भैया बहुत बार कराया हुआ है मैंने, ये आ जाना चाहिए सबको। भाई क्या बात है, सिर्फ एक ही का आंसर आया, बाकी लोग। चलो डन। भैया भूल गए हो कोई बात नहीं, याद रखना जब भी आप एक पेंडुलम को ऐसे करके रिलीज कर रहे हो तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि अभी ये पेंडुलम हमारा किसी एक हाइट पे है और फिर ये वापस लो लेवल पे आ रहा है। पेंडुलम का बॉब लो लेवल पे आ रहा है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। और यही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल, गेन इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियली रेस्ट पे था तो ये 0 हो गया। अब हमें लिखना है अपना फाइनल आंसर।
तो याद रखो यार, ये जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया हुआ है डायरेक्टली। इसका फॉर्मूला याद रखना, इसका फॉर्मूला होता है mgl × 1 - cos θ इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखो यार, mgl × 1 - cos θ। मास मास कट गया, इसलिए हमें मास की वैल्यू गिवन नहीं थी। बाकी सारी वैल्यू क्वेश्चंस में गिवन है, बस सब्स्टिट्यूट करना है और आपको आंसर निकालना है। ग्रेविटी की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूं, इनटू लेंथ की वैल्यू 250 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसको 1000 से डिवाइड करके मैंने 100 से डिवाइड करके मैंने मीटर्स में कन्वर्ट किया। 1 - cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री हमें पता है हाफ होता है, इक्वल्स टू हाफ v²। 1 - cos 60 डिग्री, 1 - हाफ, तो हाफ आएगा, तो ये हाफ और ये हाफ कट जाएगा। अब हमारे पास बस सॉल्व करना रह गया, एक ये गया ये गया, तो 25 इज इक्वल्स टू v²। तो भैया v की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड कौन सा ऑप्शन है? दैट इज ऑप्शन सी। अरे अब ये फॉर्मूला याद रखना भाई, बाकी लोग भी ये फॉर्मूला याद रखना। पेंडुलम के केस में mgl × 1 - cos θ। ओके सर। ओके डन। बस भाई लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सेमीकंडक्टर्स के लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन है। मतलब इतना डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे को नहीं लग रहा आया होगा, ये मेमोरी बेस्ड में कुछ गलत लिखा होगा, बाकी ठीक है। भैया आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आउटपुट वाई के लिए, आउटपुट वाई के लिए। फर्स्ट ऑप्शन इज a + b, सेकेंड ऑप्शन इज a + b⁴, थर्ड ऑप्शन इज a.b, और लास्ट ऑप्शन इज a.b का बार। चलो, तो मतलब ये तो बोलते ही आंसर आ जाना चाहिए था। हमें पता है कि ये कौन सा गेट गिवन है, कौन सा लॉजिक गेट गिवन है, ये NAND। वेरी गुड, ये नैंड गिवन है। तो मतलब हो गया बेसिकली एंड प्लस नॉट। तो एक तो नॉट होना चाहिए था, तो ए और सी को एलिमिनेट किया, एंड होना चाहिए था, तो भैया मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। भैया दैट्स इट। कोई दिक्कत तो नहीं है जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आज? हाँ सर। चलो बढ़िया यार। तो बस आज के लिए इतना ही भैया, टाटा बाय बाय, टेक केयर, और बिल्कुल प्रिपरेशन में लगे रहो। थैंक यू सर। ओके यार, थैंक यू सो मच यार।